हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं BHDLA 138 हिंदी साहित्य विविध विद्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपको एग्ज़ाम में कितने प्रश्न अनिवार्य हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इस बुक में से आता है, वो सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बने रहिएगा अंत तक। ट्राई करूँगी कि आपको जो है अच्छे से जो है समझा सकूँ और आपको कोई भी डाउट ना रहे कि ये आंसर नहीं, ये नहीं बताया या वो नहीं बताया। ठीक है ना, ट्राई करूँगी कि अच्छे से बता सकूँ। ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगर आप सब्सक्राइब करते तो उससे होता क्या है कि एक तो मुझे सपोर्ट मिलता है आपका। ठीक है ना। और मेरे को भी जो है खुशी होती है इस बात की कि हाँ, मैं भी ग्रो कर रही हूँ और आपको भी ज़रूरत है, जो चीज़ मैं आपको बता पा रही हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे है खंड 2, यानी कि खंड 1 और खंड 2, जिसको बोलते हैं ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। तो जो खंड है, हिंदी में खंड बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो आपको बात पता ही है। तो हिंदी साहित्य विविध विद्याएं के बारे में जो है यहाँ पे जो है पूछा जाएगा। सबसे पहले ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इकाई 1 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जो पूस की रात प्रेमचंद द्वारा रचित है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाके इसको देख लीजिएगा। सबसे इकाई 2 की बात करते हैं, व्यंग निबंध, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैष्णव की फिसलन हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। तो इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, यानी कि व्यंग निबंध के बारे में बता चुकी हूँ कि क्या है। हरिशंकर परसाई ने जो दे रखा है वैष्णव की फिसलन। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप अच्छे से देख लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग निबंध है ये, बहुत ही आप अच्छे से देखिएगा और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो कहानी पूस की रात है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है एक तो हल्कू है और जबरा उसका डॉगी जो है, और उसकी जो वाइफ है मुन्नी, 3 किरदार हैं। और ये इसमें पूस की रात में ये हैं। ठीक है ना। चलिए इकाई 3 की बात करते हैं, एकांकी। बहुत बड़ा सवाल, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका जो है प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने इस पे प्रीवियस ईयर्स में वीडियो बनाई हुई है। 3 ईयर के क्वेश्चन जो हैं, 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है शॉर्ट्स में मैंने बना रखी है। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। चलिए इकाई 4 की बात करते हैं, निबंध। जीने की कला महादेवी वर्मा ने बताया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जीने की कला जो है महादेवी वर्मा ने बताया है। और जीने की कला ज़िंदगी में जो है जीने का भी एक कला होती है। कला इन द सेंस जैसे हम लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, तो जीना भी जो है, कोई खुशी से रहता है, कोई दुखी से जीता है। लेकिन ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि हम किस तरह से जो है अपने जीवन को जो है व्यतीत करें। किस तरह से हम जिए, हंसी या खुशी, तो ये लाइफ में आता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें बता रखी हैं महादेवी वर्मा जी ने। फिर है इकाई 5 की बात करते हैं, आत्मकथा जूठन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है। आत्मकथा यानी कि उनकी खुद की बायोग्राफी है। जूठन यानी कि जो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो है दलित समुदाय से जो है ओम प्रकाश जो हैं, ये दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो है अपने पूरे बचपन की बात बता रखी कि क्या क्या उनको जो है उनके साथ हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी है।
तो जो जूठन यानी कि यहाँ पे ऐसा होता था कि मतलब वो एंशंट टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा छूत छात का मसला चलता था, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था अनदर मतलब कास्ट में, बहुत ही ज़्यादा ये सब होता था। आज के टाइम पे भी होता है लेकिन उतना नहीं होता, ठीक है ना, उतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है ये सब चीज़ें। गाँव वाली साइड चले जाएंगे वहाँ पे ये सब आई थिंक यहाँ गाँव वाली साइड में अभी भी होता होगा लेकिन इतना नहीं होता। तो जूठन मतलब जो बचा कुचा खाना होता था वो जो है उनको दिया करते थे, ठीक है ना। जूठन का मतलब ये है। अब इकाई 6 की बात करते हैं, कविताएं। यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सूरदास जी की है कविता, और भी है जो कि हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें दे रखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टोटल इसके जो है 12 चैप्टर हैं, तो आपको सभी में से देखना होता है। मेन चीज़ जो है खंड 2 में से जो है डायरी के बारे में भी पूछा जाता है, तो पत्र साहित्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। रिपोर्ट आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्ज़ाम में। यात्रा वृत्तांत के बारे में भी पूछा जाता है, और जीवनी जीवनी जो होती है, और संस्मरण, ये सब चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यही विविध विद्याएं हैं। डायरी आपको समझ में आता होगा कि डायरी किस तरह से लिखी जाती है, यानी कि डायरी एक, मान लो जैसे आप हो, आपके और मतलब डायरी के बीच में ही बात रहेगी, आप सारी खुल के बात उसमें करोगे, ना कि कोई रोक टोक नहीं होगी आपको उसमें, ठीक है ना। मतलब तीसरा बंदा या दूसरा बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता, आप अपनी मर्जी से डायरी लिखोगे, ठीक है ना। वहाँ पे आप अच्छी चीज़ भी लिखोगे, बुरी चीज़ भी लिखोगे, जो आपके साथ इवेंट हो रखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और पत्र साहित्य की बात करते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। तो रिपोर्ट ताज, यानी कि रिपोर्ट ताज भी जो है बहुत ही ज़्यादा, जैसे रिपोर्ट मतलब जिसको बोलते हैं वही ये है, ठीक है ना। वो यात्रा वृतांत यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जीवनी से क्वेश्चन आता है, और संस्मरण से क्वेश्चन आता है। तो मैं अगर हो सका तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है शॉर्ट्स में बना रखी है, मैं लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ से क्वेश्चन को देख के उसी हिसाब से अगर आप उतने ही क्वेश्चन कर लो आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। उतने ही क्वेश्चन कर लो, अगर आप 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं यानी कि 3 सेशन के हैं, तो आपको उतने भी क्वेश्चन करेंगे तो आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है ना। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 12 चैप्टर है, बहुत ही सही से मतलब आप कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, आ जाते हैं हम थोड़ा सा नीचे। देखो यहाँ पे जो है पूस की रात, इकाई 1 जो है ब्लॉक 1 है, तो यहाँ पे जो है पूस की रात देखते हैं हम। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैं इसमें नहीं समझाऊंगी ज़्यादा, क्योंकि क्या है फिर जो चीज़ बना रखी है उसमें जो है लंबी हो जाती है फिर वीडियो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न की बात की है कि मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। अब पूस की रात जो है बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको बताया 3 करैक्टर हैं, इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है हल्कू का करैक्टर बताएं, या फिर जो है जबरा। जबरा का ज़्यादा मुझे नहीं लगता, लेकिन वो डॉगी है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, लेकिन हल्कू का करैक्टर पूछा जाता है, और मुन्नी जो उसकी वाइफ है उसका भी पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट हल्कू का है। तो जो इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोरी है कि जो मतलब एक सिंपल मैं शब्दों में अगर समरी करूँ इसकी, तो यहाँ पे ये है कि जो हल्कू है वो गरीब है, ज़िम्मेदार है, ठीक है ना, तो ज़्यादा अमीर नहीं है। तो वहाँ पे होता क्या है कि उनके पास मतलब कंबल के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास, तो 3 रुपये उसने जोड़े थे, वो भी जो है मतलब जो जैसे होता है ना कि किसी को देने हो या सूद मांगने वाले होते हैं ना जैसे, तो मतलब जिम्मेदार है लेकिन वो मतलब कर्जा है एक हिसाब का, तो वो उसको दे देता है 3 रुपये जो कंबल के लिए जोड़े थे उसने, ठीक है ना। यहाँ पे जो है मुन्नी जो झाड़ू लगा रही थी, मैं बता दूँ आपको किसको दिए थे उन्होंने, यहाँ पे दे रखा होगा। हर रात में किसी तरह को नहीं है मगर सहना पर मानेगा। सेना जो होती है, सेना जो था वो आया था उससे पैसे लेने, तो फिर माना नहीं उसने, और बेचारे ने वो 3 रुपये भी दे दिए। तो फिर होता क्या है कि इतनी झाड़ मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती थी,
तो अब जो है वो उसको ज़मीन की पहरेदारी करने जाना पड़ता था, क्योंकि जो गाय वगैरह जानवर जो है फसल खा सकते थे। तो वो रात को जब गया तो उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, कुत्ता भी उसके साथ चले गया था, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो दोनों ही बहुत परेशान थे। फिर बाद में जो है उसने उसको जो है मतलब ये बहुत सारे दरख्त थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से पत्ते इकट्ठे करके उसने आग जलाई। फिर उसके बाद जो है, लेकिन तब भी जो नील गाय थी उन्होंने उनकी फसल खा ली थी, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो है मैंने पहले ही बता रखी है, फसल खा लेते हैं। तो यही दर्शाता है कि गरीब जो है वो क्या मतलब कितनी मुसीबतें उसको उठानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बताया है प्रेमचंद जी ने, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बता रखी हैं। और आपको ज़्यादा जो है, जबरा जो है उसका डॉगी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना कुत्ता बहुत वफादार होता है। तो यही स्टोरी है। तो कहानी का सार मतलब आई थिंक आप अगर कहानी का सार ही देख लेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ, लेकिन ये स्टोरी टाइप है, तो आप एक बार ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो उदाहरण संदर्भ व्याख्या, तो कथा वस्तु पूछा जा सकता है कि मतलब कथा वस्तु क्या है इसकी। कहानी का आरंभ जो है पूस की रात यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, सर्दी की रात, कैसे यूँ समझो कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने स्टोरी पढ़ लिया, आपको कोई भी उसमें से क्वेश्चन आएगा आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो जो है मतलब जो हल्कू है उसका करैक्टर अगर पूछ लिया गया तो आप वहाँ पे मतलब किसान है, ज़मींदार है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और उसकी दयनीय स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब गरीब, आर्थिक स्थिति बहुत गरीब थी, मजदूरी करता था, और मतलब ज़मींदार था, ज़मीन में फसल इतनी मेहनत करता था, लेकिन तब भी वो गरीब था, ठीक है ना। उसके पास जो है कंबल के लिए भी पैसे तक नहीं थे। तो ये सब मुसीबतों से जो है उसने मतलब ज़िंदगी में, और गरीबी ने हल्कू की आत्मा को आहत नहीं किया। तो मतलब तब भी वो बेचारा है जो कि मतलब बहुत मेहनत करता था अपनी, ठीक है ना, अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो यही यहाँ से इतना ही है। तो अब यहाँ पे जो सरस शिल्प शैली पूस की रात प्रेमचंद की अत्यंत प्रौढ़ रचना मानी जाती है, ठीक है ना। तो प्रेमचंद जो है हमारे, और भाषा जो बहुत ही सरल है, बहुत ही बोलचाल की भाषा है, हिंदी भाषा खड़ी बोली, मतलब ये इसमें जो है अरबी फ़ारसी आदि भाषाओं के उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। अरबी भी, फ़ारसी भी, संस्कृतिक, तो ये सब चीज़ें जो बोलचाल की भाषा का किए है। और देशज, हार, डील, आले, धोंस, खड़ोले, बुआल, टप्पे, उपजा, तो अलावा ये सब चीज़ें, भाषा बहुत सरल है। अगर पूछा जाए कि मतलब भाषा कैसी है, तो बहुत ही सरल है। अरबी, फ़ारसी और ये सब जो है इसमें उपयोग हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ जो है समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो है इसका देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रश्न अगर देखा जाए तो हाँ, तो यही है कि उसके बारे में पूछा। अब है इकाई 2 की बात करते हैं। इकाई 2 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निबंध है, और ये पूछा जाता है वैष्णव की फिसलन। हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही अच्छे से इसको बता रखा है। इसमें जो है मैं सीधा सीधा अगर आपको बता दूं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो वैष्णव की फिसलन है, इसमें होता क्या है कि जो वैष्णव है वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता है, और वो शुद्ध वैष्णव है, लेकिन वो एक व्यापारी है। और जैसे सूदखोरी होते हैं ना, मतलब सूद वगैरह लेते हैं, तो उसने एक मंदिर बड़ा सा बना रखा है, और पूजा 2 घंटे की पूजा वो करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो, नारायण जी को पूजता है वो, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है मतलब बोलते हैं ना सूद खोरी भी वो करता है, मतलब मान लो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, धंधा करता है वो, और उसको जो है इतना पैसा, 2 नंबरी इतना पैसा उसके पास कि वो कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूँगा। तो उसके दिमाग में जो सोचता है, जो मंदिर में पूजा कर रहा होता है, तो उसके दिमाग वो मतलब मान लो नारायण जी से पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो उसको जो खुद ही मतलब अंतरात्मा कहती है कि एक होटल खोल ले, ठीक है ना। होटल खोलेगा तो मतलब वो पैसा जो है इन्वेस्ट होगा, ठीक है ना।
तो फिर क्या होता है कि वो होटल खोलता है, वहाँ पे जो है शुद्ध शाकाहारी रखता है, तो वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं, मतलब कहते हैं कि ये शाकाहारी होटल है, इतना बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है, यहाँ पे शाकाहारी खाना मिलेगा। फिर बाद में वो चिंतित हो जाता है, बोलते हैं कि मैं तो वैष्णवी हूँ, मैं क्यों करूँगा ये सब चीज़ें। तो फिर नारायण जी से पूछता है, मतलब उसके अंदर आत्मा से फिर से आवाज़ आती है कि भाई ये क्या बोलते हैं, तू नॉनवेज खोल दे, ये सब तो अगर तू बंद करना चाहता है क्या अपना होटल। तो इसी तरह से जो है फिर बाद में जो है ये चीज़ ख़त्म होती है, फिर दारू की बात आ जाती है, दारू भी खोल लेता है वो। फिर स्त्री के मतलब डांस गाना वो सब चलने लगता है, और फिर बाद में जो लास्ट में एक चीज़ बची थी कि मतलब वैश्य, जैसे वो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेडीज़ के मतलब जो गलत चीज़ें होती हैं, तो वो सब सारी सारी चीज़ें उसने कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। तो यही फिसलना बोलते हैं कि फिसलना, मतलब हम धंधे के चक्कर में सब कुछ उसने भ्रष्ट कर दिया, वो इतनी मतलब पाप की तरफ चला गया कि उसको पता अभी तक नहीं चला। ठीक है ना। तो ये सब इन्होंने बहुत ही अच्छे से बता रखी है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसके अंदर आता है। ठीक है ना। तो इसका जो है पूछा जा सकता है कि मतलब अंतर वस्तु क्या है, निबंध का कथा या उसकी अंतर वस्तु क्या है। तो ये स्टोरी मैं इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैंने ये भी बता रखी है। ठीक है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। यही इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। और आपको जो है शीर्षक, निबंध का शीर्षक पूछा जा सकता है, या फिर लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति पूछा, या फिर चरित्र विज्ञान पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो निबंध के सार को लेख और उसके महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या कर सकेंगे, तो ये सब व्याख्या मुझे नहीं लगता कि इसमें आती है, व्याख्या नहीं पूछते हैं इसमें। हाँ, तो यहाँ पे जो पूछा जा सकता है कि व्यंग्यात्मक निबंध की संरचना, मतलब जैसे सॉरी ये क्या है इनका नाम, परसाई जी जो हैं, हरिशंकर परसाई का पूछ लेंगे कि निबंध जो दिया है उसके बारे में बताओ। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही। फिर है नेक्स्ट की बात करें, हम सीधा नीचे आ जाते हैं। अब है इकाई 3 एकांकी बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश जी ने जो है बताया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एकांकी का वाचन, कथा सारियाँ, कथ्य या अंतर्वस्तु, या फिर ये सब पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि एकांकी बहुत बड़ा सवाल बताएं उसके बारे में कि क्या है। तो इसकी जो है मतलब ये सब कि क्या क्या इसके अंडर आता है, तो ये सब आपको बताना है। तो एकांकी जो है एक हिसाब की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मतलब बताया रखा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये देख लें आप। इसमें पात्र की बात करें कि कौन कौन इसके अंदर है, तो ये एक ना बातचीत होती है, मतलब ठीक है ना, किसी मुद्दे पे। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि मतलब आज के टाइम पे क्या होता है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि कोई भी मान लो कोई भी ऑफिसर है, या कोई भी मान लो एक पूरी कंपनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये होता है, इसके अंदर जो है ये सारे जो पात्र दे रखे हैं ना, मैं ऐसे बता दूँ सिंपल सिंपल शब्दों में, अपने शब्दों में बता दूँ कि मतलब मान लो एक कंपनी है, उसको चलाने के लिए स्टाफ या फिर मैनेजर या ये सब जो हैं, सब लोग जो है यहाँ पे मान लो एकत्रित होते हैं, तो सबका जो है योगदान होता है। ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे ऐसा है कि मतलब एक मीटिंग रखी गई है समाज सुधारक के लिए ना, मतलब कोई एक मीटिंग रखी गई है कि जिस पे जो है बात करनी है उनको। लेकिन जो है सबसे पहले क्या होता है कि 2 बंदे हैं, जैसे वो सफाई कर्मी कह सकते हो आपकी, वो सफाई करते हैं, पूरा डस्ट वगैरह, उनकी मनोदशा अलग ही चल रही है कि भाई हम इतना काम करते हैं, सिर्फ 2 ही बंदे, उनको मतलब वो कहते हैं एक दूसरे की उनको फ़िक्र नहीं है, बोलते इतना धुआं, मतलब सफाई करते हैं। तो जो ये क्या बोलते हैं इसको, जैसे टेबल साफ़ किया, डस्टिंग की या वगैरह सब कुछ वो करते हैं।
तो स्टार्टिंग वहीं से होती है और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे बंदे आते जाते हैं। तो उनमें जो है मुद्दा एक, जिस बंदे को आना है वही नहीं आ रहा है। वो सब एक मतलब लेट, ना कोई टाइम मैनेजमेंट या ना कुछ। ऐसे होता है ना कि मतलब लटर मस्ती कह सकते हो आप, कि मतलब कोई भी काम है वो पूरा अच्छे से नहीं कर रहे अपने। मतलब आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा लटर मस्ती करते हैं लोग, और मतलब काम कोई करना है तो उसको अच्छे से नहीं कर रहे। तो वही दर्शाया गया है यहाँ पे कि किस मुद्दे पे बात करनी थी और क्या मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है, सब अपने में लगे हैं। फिर वो चाय वाय वगैरह मंगवाते हैं, फिर उसके बाद एक दो बंदे ये जो सही है उसके अंदर, तो बाकी सब जो है ऐसे ही गप्पे मारने बोलते हैं ना, जैसे टाइम पास करना। तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं। फिर जो है नारी की भी बात की गई है, स्त्री मतलब सबसे पहले होनी चाहिए, कि मतलब स्त्री फर्स्ट है, तो मतलब लेडीज़ फर्स्ट। तो ये सब बात की गई है। तो ये एक मुद्दे पे उन्होंने बात करनी है और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है कि इतना लेट हो रखे हैं सब के सब। तो ये सब फिर बाद में जो कोई मसला हल ही नहीं होता है सब मतलब इतना कुछ, इतना बातचीत होती है इन सब के बीच में और फिर भी मसला हल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलेंगी। आप पढ़िएगा एक बार टाइम निकाल के इसको, कि मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पात्र की बात करें, राम भरोसे और श्याम भरोसे जो हैं यही मतलब सफाई वाले हैं, दो बंदे, ठीक है ना। और फिर शर्मा जी हैं, इनका भी, और कपूर साहब का बहुत ज़्यादा रोल है। मनोरमा है और संतोष है, गुरप्रीत है, प्रेम प्रकाश है, दीन दयाल है, रमेश मोहन, ये सब जो हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। सत्यपाल हैं। तो ये एक मतलब मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल की मीटिंग करनी है इन्होंने। तो एक कमरा है जिसे ब्लैक बोर्ड कोने में हटाकर मीटिंग के लिए बनाया, मतलब एक कमरे को ना एक मीटिंग के लिए सजा रखा है। तो ये सब सारी चीज़ें, इतनी बातचीत है मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यही मैं बता रही हूँ कि एक मुद्दे पे इनको मीटिंग करनी है, ठीक है ना। तो सब कुछ जो है मतलब करना चाहते हैं ये, लेकिन सब अपने ही मूंगफलियाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, देखना। तो ये सब ना एक किसी भी चीज़ पे मुद्दे पे ये तब भी नहीं पहुंच पाते। ये बातचीत है पूरी एक ना, एक हिसाब की एक काम की बहुत बड़ा सवाल है, एक हिसाब का ये बात छोटी सी थी और बहुत बड़ा सवाल कर दिया है इन्होंने, मतलब इसका कोई हल ही नहीं निकाल पाते हैं ये। तो ये सब चीज़ें, इतनी ज़्यादा बातचीत हो रखी है इसमें कि अगर मैं पढ़ने लगी तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं यही चीज़ बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पात्र जो है इनका आपने थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। बाकी अगर आप एक बार सार पढ़ लेंगे ना तो उससे जो है ना आपको पता चल जाएगा कि किस मुद्दे पे ये सब बात करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इससे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप ये पढ़ने लगे तो आपका जो है एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसके लिए सार पढ़ना, कोई भी चीज़ है आप सार पढ़ लें, उधर से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने भी थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि क्या क्या इसमें होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसका सार दिया गया है। इस एकांकी में कथा और घटनाओं का नितांत अभाव है। जो एकांकी होती है वहाँ पे क्या होता है, मतलब कथा होती है और घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। यही ये बताना चाह रहा है कि घटना होती है, कथा होती है, फिर इसमें लो ग्रेड वर्कर्स होते हैं। ये मतलब सारा ऊपर से नीचे तक, मान लो जैसे लोअर मतलब हाई और हाई लेवल के और लोअर लेवल के सब जो है इसमें होते हैं, ठीक है ना। बैठक विषय बनाया गया है। बैठक की एक महत्वपूर्ण औपचारिकता को नज़रअंदाज करते हुए उसके एजेंट से भी सदस्यों को पहले से अवगत नहीं कराया गया है। बैठक की व्यवस्था स्कूल के एक छोटे से कमरे की गई है, मतलब छोटा सा कमरा है वहाँ पे की गई है, जिसमें ब्लैक बोर्ड को हटाकर कोने में रख दिया गया है। इससे अध्यक्ष के लिए मास्टर की मेज और सदस्यों के लिए बच्चों के डेस्क को व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है पर्दा उठने के बाद जो है रोज़मर्रा के एक रस कामों के उबे हुए राम भरोसे और श्याम भरोसे कुर्सी मेज और डेस्कों से धूल झाड़ते हैं। मतलब वही मैंने बताया आपको कि सफाई कर रहे होते हैं। श्याम भरोसे की शिकायत पर इतनी धूल क्यों उड़ा रहा है, तो राम भरोसे जवाब देता है कि राम भरोसे ससुर रोज़ रोज़ मीटिंग होगी तो किसकी जान रहेगी। तो आज एक ना जन्म दिवस
और निकलता है तो कल दूसरे का मरण दिवस, उसमें मरे ये धूल खाए राम भरोसे शाम भरोसे। जोर जोर से झाड़ता हुआ सवेरे निकलो तो शाम को चली आती है, शाम को निकलो तो सवेरे चली आती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि जितनी सफाई करो उतनी कम है। तो ये सब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज भी किसी का जन्म दिवस है क्या, मतलब पता ही नहीं होता क्या हो रहा है, पता नहीं कौन दिवस है, अपना तो मरण दिवस है, तो राम भरोसे कहता है। तो ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी स्टोरी है। मतलब आप कह सकते हो कि हंसी भी आएगी आपको, और आपको ये भी बोलोगे कि यार ये वो कह रहा है। यही चीज़ होती है आजकल। तो कथ्य या अंतर्वस्तु, तो कथा के सार को पढ़कर आपने इसके अंतर्वस्तु के संबंध में कुछ अनुमान अवश्य लगा लिया होगा। तो वस्तु एकांकी में लेखक ने निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों की वद्य वर्गीय विश्वस्त, तो एक तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करो कि मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जो भी मतलब राम भरोसे या वो वगैरह जो भी बंदे थे वो सोचते कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या कर रहा होता, यानी कि एक दूसरे की जगह को मतलब बदलते कि अगर वो उस जगह पे होता तो वो क्या कर रहा होता, वो ज़्यादा सूट करता है उस सीट के लिए या फिर पोजीशन के लिए। तो ये भी ये चीज़ बताते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, और बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इकाई 4 की बात करते हैं, निबंध जीने की कला। ये महादेवी वर्मा जी ने दिया है, और जो महादेवी वर्मा है उनको जो है मतलब जो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही मतलब अच्छी एक कवित्री है ये, ठीक है ना। इनको मीराबाई भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो है मीराबाई भी उनको कहा जाता था उस टाइम में, जब उनका टाइम था तो मीराबाई भी उनको कहते थे, ठीक है ना। तो ये एक शायाबाद की मतलब कवित्री हैं, ठीक है ना। इनका शायाबाद में बहुत योगदान, तो उस अपने टाइम में उनको मीराबाई कहा जाता था, महादेवी वर्मा को, ठीक है ना। और जो है मतलब इनका परिचय भी पूछ दिया जाएगा कि महादेवी वर्मा का परिचय दीजिए, या फिर इनका जो है सार मतलब इनका वाचन, निबंध का वाचन क्या है, या फिर व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति या संरचना शिल्प, भाषा शैली पूछी जा सकती है कि इनकी भाषा कैसी है, और शब्दावली। तो ये सब परिवेश नहीं, इनका जो अंतर्वस्तु पूछा जा सकता है, निबंध का वाचन और सार हम देख लेंगे। अंतर्वस्तु पूछा जाता है, और पूछा जाता है लेखनीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। तो संरचना शिल्प भी पूछा जाता है, भाषा और शैली। तो ये सब जो है पूछ लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जीने की कला जो है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका निबंध है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताया है महादेवी वर्मा ने कि किस तरह से जो है ना लाइफ में मतलब कितना मुश्किल होता है लाइफ को जीना। मतलब एक हिसाब से अगर आप इनकी कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी, कोई कविता अगर पढ़ेंगे, आप रचना इनकी पढ़ेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये किस टाइप की कवित्री हैं। ये मनोदिशा बताती हैं, अपने अंदर की मनोदिशा बताती हैं कि ये मतलब कहती हैं कि मतलब भगवान के साथ भी इनका जो है लिंक जैसा आप कह सकते हो वो जोड़ती हैं ये, ठीक है ना। और इन्होंने बताया कि कितना मुश्किल है इस लाइफ को काटना, कितनी सारा मुश्किल है, और जीना भी एक कला है, मतलब ज़िंदगी को जीना भी एक कला है। तो ये सच्ची बात है। कोई हंस के जीता है, कोई रो के जीता है, लेकिन जीना तो है, कहीं जा तो सकता नहीं उसमें, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उसको फेस तो करनी ही पड़ेंगी। तो ये भी एक बात आप ये सब खुद से ऐड कर लीजिएगा। आपको बुक को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि होता क्या है, ये सब मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ने लगे तो आप नहीं कर पाओगे कम समय में। जब मान लो जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इतना ही बोलेगा कि भाई ये क्या है। तो मैं उसी लिए वीडियो उसी के लिए बना रही हूँ जिसने नहीं पढ़ा है, तो वो थोड़ा थोड़ा कर ले, खुद से बना लेगा, टेंशन की बात नहीं है। तो ये महादेवी वर्मा आप खुद से ऐड कर लीजिए कि ये मतलब बहुत ही आप इस तरह से बता सकते हो। लाइफ में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कोई गरीब है, अमीर है, या फिर लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है, सब अपने अपनी तरह से जीता है। जीना भी एक कला है, महादेवी वर्मा ने बता रखा है कि मतलब हम चाहे जितना भी करें, तो मतलब जितना भी अगर हम ये कहें कि भाई हम नहीं फेस कर सकते प्रॉब्लम्स, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो है चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं इसके अंदर। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ लेंगे तो लेकिन देखो शायाबाद की मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया गया कि एक मतलब इनको जो है ना सतंभ कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये जो हरिशंकर तो है ही, महादेवी वर्मा भी जो हैं।
शायावाद की कवित्री हैं, ठीक है ना। और जो महादेवी वर्मा है, सन 1907 में फारुखाबाद में इनका जन्म हो रखा है, 1907 में, ठीक है ना। तो इनका जन्म हुआ है और इनकी जो बहुत सारी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं, ठीक है ना। इनको पद्म भूषण भी मिला है, ठीक है ना। तो साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको ही तो इनको प्राप्त हुआ है। तो आप यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा एक मानी हुई कवित्री हैं ये, ठीक है ना। तो इनकी जो मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है ना। तो जीने की कला निबंध पाठ का आप उनकी नारी, तो मतलब यहाँ पे नारी विषय की संपूर्ण दृष्टि से परिचित हो सकेंगे, यानी कि नारी के बारे में भी मतलब यहाँ पे ना नारी की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स फेस होती है, खास करके ना ये नारी के बारे में ज़्यादा बताती हैं। तो ये आवाज़, मान लो कि उनकी आवाज़ बनना चाहती हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कि नारी को कितना ज़्यादा पहले एंशिएंट टाइम में कितनी ज़्यादा प्रथाएं थी, कितना ज़्यादा दिक्कत होती थी लाइफ में। तो नारी का क्या है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब पहले होता था। तो प्रत्येक कार्य परिवादन तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माण में 2 आवश्यक अंग होते हैं, ठीक है ना। 2 आवश्यक अंग होते हैं, तद्वितीयक विज्ञान और उस विज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि एक होता है ज्ञान, जिस बंदे को ज्ञान है, दूसरे बंदे को मतलब एक बंदे को एक तो ज्ञान है और एक होता है कि विज्ञान। एक मतलब मान लो एक चीज़ आपके पास है, नहीं फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि आपके पास रंग दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि आप ना इसको मान लो एक पेंटिंग बना लो, ठीक है ना। अब आपके हाथ में है कि आप रंगों से भरोगे उसको, किस तरह से आप उसको मतलब एक पेंटिंग बनाओगे, कितना अपना योगदान दोगे, क्या उसको इस्तेमाल करोगे, अपनी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करोगे। तो यही चीज़ होती है कि एक 2 अंग होते हैं अपूर्ण ही, मतलब अगर एक दूसरे के बिना अगर आपको रंग नहीं दिया जाए, आपको बोला जाए कि सिर्फ आप पेंटिंग बनाओ, तो उसमें रंग नहीं भरोगे तो ये मतलब अधूरा रहेगा, वो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। तो यही कह रहा है कि दोनों जो है अंग होते हैं एक दूसरे के। एक तो करना, एक तो आपके पास ज्ञान है, उसका इस्तेमाल भी आना चाहिए आपको करना। मान लो आपको ज्ञान ही तो बहुत है, लेकिन आपको इस्तेमाल ही नहीं आ रहा उसको करना, दूसरों को आप बता ही नहीं रहे हो कि ज्ञान का मतलब उसका प्रचार नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा उसको। जो अक्ल है आपके पास, जो दिमाग है, अगर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो क्या ही फ़ायदा उस ज्ञान का आपके। तो यही कह रही हैं कि मतलब हमें एक तो ज्ञान है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी करना आना चाहिए हमें। तो यही इस चीज़ में बताया गया है। बहुत मैं सिंपल शब्दों में बता दूँ, रंग और उनके मिश्रण के विषय में जान ले, तुलिका आदि विषय में सब कुछ समझ लें, परंतु ये सब जो है आप खुद से बना लीजिएगा। कोई ज़्यादा इसमें आप अगर चले गए तो आपको नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप फ्री बैठे हैं तो तब कर सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम देना है जिसने, तो वो नहीं कर सकता। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ये सब इन्होंने बताया है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि जीने की कला मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। आप सार सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सार कोई भी हो पढ़ना है, सिर्फ सीधा सार पे चले जाएं, वहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ज्ञान दे दिया है इसका। अंतर्वस्तु है क्या है इनकी, निबंध के मूल पाठ और उसके सार को पढ़कर अपने समझ लिया होगा कि महादेवी जी ने इसमें क्या कहना चाहा है। तो आप वही मैं कह रही हूँ कि एक मतलब आप इसको पढ़ लीजिए। एक तो जन्म और अभिशक्ति, जीवन से समाप्त किंतु लक्ष्य वात्सल्य वार्धमयी भारतीय नारी को। तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ में नारी के बारे में, तो ये सब नारी की दुर्दशा के बारे में बताया है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, कितनी ज़्यादा कष्ट सहती है। तो ये सब चीज़ें जो बता रखी हैं, फिर भी वो कभी आवाज़ नहीं उठाती। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज आवाज़ उठाई जाती है। तो लेकिन पहले ऐसा होता था कि उनको दबाया जाता था, सीधी सी बात है। आप इतना ही समझ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब है इकाई 5 आत्मकथा, यानी कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूँ कि जूठन जो है एक जूठा होता है। तो आत्मकथा यानी कि खुद के बारे में उन्होंने बताया है। ओम प्रकाश जी जो हैं खुद के बारे में बताया। और ये एक आपको बता दूं कि दलित समुदाय से बिलोंग करते थे, यानी कि जिनको चूड़ा कहते हैं, मतलब जिनको कहते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं वगैरह उनमें आते हैं, तो उन्हीं को मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या उनको चूड़ा कहते थे, ठीक है ना। तो दलित समुदाय से
रखते थे। तो उस टाइम में क्या होता था कि मतलब एंशियंट टाइम में आपको अच्छी तरह से पता है कि कितने ज़्यादा जुल्म होते थे लोअर कास्ट के ऊपर, और बड़ी जाति करती थी। जैसे हमारे 4 वर्णास हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रियाज हैं, ये वैश्याज हैं और शूद्राज। शूद्राज जो सबसे लास्ट में आते थे। तो उसके अंदर ही बहुत सारी समुदाय जो थी, तो उन पे जो है ना मतलब जो बड़ी जाति वाले हैं वो ना डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ। अगर मान लो स्कूल की बात करें, अगर मतलब दलित समुदाय से, शूद्राज समुदाय से जो बिलोंग करता है बच्चा अगर स्कूल ज्वाइन करता तो उनको उनके साथ जो है अपर लेवल के बंदों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि उसको नीचे बैठना पड़ता था। यानी कि एक तो अगर नल है, मतलब हैंड पंप जो होता था पहले के टाइम में, या नल है एक पानी पीने के लिए, उसको इजाज़त नहीं है कि वो उसको टच कर सके। अगर टच कर दिया उसको सज़ा दी जाती थी। तो ये है कि उनको लगता था कि अगर ये छोटी जात का बंदा बड़ी जात के बंदे को छू जाएगा तो वो भी अछूत हो जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा वो थी चीज़ की, रिस्ट्रिक्शन थी उन पे। तो आप खुद ही सोच लीजिए। और शादी की, मान लो शादी होती थी तो वहाँ से जो बचा कुचा खाना होता था, जो जूठन होती थी, ये जो है इनके घर जाता था। मतलब जो ओम प्रकाश जी हैं ये कहते हैं, बचपन की बात बताते हैं कि जो मेरी मम्मा थी वो वाला खाना लेके आते थे और हम बहुत ही खुशी से खाते थे, क्योंकि वो मतलब बहुत ही अच्छे से वो खुशी से वो चीज़ खाते थे। क्योंकि बोलते हैं जो गरीब है ना वो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश होता है, ठीक है ना। अब देखो बोलते हैं कि जितना हमें फैसिलिटी आती है हम बोलते हैं यार इससे ज़्यादा चाहिए, यार इससे ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें कभी भूख ख़त्म ही नहीं होती है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जूठन यही है। और बहुत आत्मकथा के बारे में बताया है। ये बताते हैं कि एक बार की बात है जब मतलब मान लो इनके जो फादर साहब हैं उन्होंने इसको स्कूल में छोड़ा, ठीक है ना। अब जो है एक मतलब स्कूल में तो भेज दिया, लेकिन उनको साथ में बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो जो टीचर था उनको चूड़ा चूड़ा कह के चिढ़ाता था, ठीक है ना। और उनसे जो है काम करवाता था, सफाई करवा देते थे, लेकिन पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। तो मतलब उनको एक लालसा दी जाती थी कि अगर वो मतलब सारा काम कर देंगे तो उनको जो है बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन नहीं होता था। वो उनको पूरा ग्राउंड साफ़ करवाया जाता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। एक बार जो फादर ने देख लिया, तो जब देखा तो उन्होंने बोला यार ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। तो वो टीचर के पास गए और उनको कह दिया कि भाई मतलब थोड़ी सी हो गई, उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अब मेरा बच्चा यहाँ पे नहीं पढ़ेगा या कुछ ऐसा कह दिया। तो फिर जो है लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकते थे, उस टाइम पे सुना नहीं जाता था उनका। तो फिर ओम प्रकाश जी जो हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अब बच्चे थे ये, बाद में इनकी शिक्षा हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रॉब्लम फेस की। फिर बाद में अच्छे ऑफिसर भी बने, लेकिन इन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। उसी तरह से जो अम्बेडकर हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है लाइफ में, तो तभी वो मतलब दलित समुदाय के एक चेयरमैन, एक ऑफिसर बने थे। तो ये सब चीज़ें हैं, यही आप समझ लें कि ये सब जूठन वही है। मुझे लगता है आपको इससे ज़्यादा, अगर मैं इतना सारा आपको बता रही हूँ तो इससे ज़्यादा आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, मतलब समरी बता दी, समरी समझ में आ रही है तो आप जो है एग्ज़ाम में करके आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है अंतर्वस्तु जूठन का वाचन क्या है, और चरित्र विश्लेषण यानी कि जो ओम प्रकाश के बारे में यह पूछा जा सकता है, या फिर आत्मकथा मतलब उनके बारे में ही है तो क्या क्या उनके साथ हुआ था। ये सब चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसका भी मैंने बता दिया कि यही चीज़ हुई थी, ठीक है ना। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए नॉलेज। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आ चुका होगा। देखो यहाँ पे भी जो पुराने मतलब जैसे कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते थे, अब अगर मान लो उसने नए वस्त्र पहने हैं तो उसमें कहते थे कि अब मेले पुराने मतलब कपड़े पहन मतलब उसमें भी चढ़ाते थे, और अगर पुराने पहने तो उसमें भी चढ़ाते थे। तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति थी, ठीक है ना। और मास्टर इवन कि टीचर भी जो है उनको छोटा समझते, उनको एक साथ नहीं बिठाते थे। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उनको, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
तो आप देख लें यहाँ पे इकाई 6 कविताएं दे रखी हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि मतलब जो सूरदास के बारे में बता रखा है, सूरदास और तुलसीदास और मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, यानी कि ये इनके बारे में आपको बताना है। सूरदास जी जो हैं उनका, तुलसीदास जी और मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इनका आपने जीवन परिचय जो है पूरा दे देना है, मतलब पढ़ के चले जाना है। कविताओं के बारे में ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकाई 6 यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है, टिप्पणियों में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सूरदास जी की बात करते हैं। सूरदास जी, आपको थोड़ा मैं आपको बता दूँ, जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण लीला गाते थे, समझ में आ रहा है, कृष्ण भक्ति करते थे। तो मतलब जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण की बाल लीला वगैरह उसके बारे में बता रखा है। और कहा जाता है कि वो जो सूरदास जी जो हैं वो जन्म आन थे, बोलते थे कि सूरदास जी जो हैं वो जन्म से अंधे थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो इतनी बड़ी चीज़ें कैसे लिखते, ये तो हालांकि स्पष्ट नहीं है कि ऐसा था या नहीं था, ये नहीं किताबी ज्ञान कहता है, तो मतलब ये भी स्पष्टीकरण नहीं है कि ऐसा था या नहीं। लेकिन कह सकते हैं सूरदास जी ने जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण की बाल लीला के बारे में बताया है, सुदामा के मतलब सुदामा और श्री कृष्ण के बीच में मतलब कितना प्रेम था उनका दर्शा रखा है, ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने बताई है। फिर तुलसीदास जी की बात करते हैं, और तुलसीदास भी जो हैं बहुत ही ज़्यादा मान्य हुए कवि हैं, ठीक है ना। अब नीचे जाके थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ कि क्या क्या दे रखा है। मैथिली शरण गुप्त जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक महान कवि माने जाते हैं, जिन्होंने जो है एक तो मतलब इनकी जो आपको पता है साकेत, यशोधरा जैसी इतनी अच्छी जो है कविताएं दे रखी है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है, इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख लेंगे। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही ज़्यादा, यहाँ भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी पढ़ के चले जाना है आपने। महादेवी वर्मा जो कि हैं शाहबाद की, कह सकते अपने टाइम की मीराबाई कहते हैं उनको। और चलिए थोड़ा हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया सूरदास का जो है हिंदी कविता का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। 1000 वर्ष में भिन्न तरह की कविताएं नहीं, जैसे आरंभ में वीरता, श्रृंगार, धर्म आदि विभिन्न भावों को आधार बनाकर काव्य लिखे जाते थे। यानी कि पहले ना वीरता के बारे में, श्रृंगार, धर्म, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। फिर जो है इस आरंभिक युग में 1350 जो है आदि काल भी इसको कहा जाता था, वीर गाथा काल कहा जाता था। तो उस टाइम की बात है ये। तो कविता को कोई निश्चित नाम देना संभव नहीं था। तो वैसे युग के आदि काल, आरंभिक काल, वीर गाथा काल, ये सब इनको कहते थे, ठीक है ना। तो ज़्यादा तो आदि काल और वीर गाथा काल ही मानते थे। और इसका जो समय है 1350 माना जाता था, ठीक है ना। तो बाद में भक्ति पारक रचनाओं का युग आया। फिर भक्ति काव्य के बाद राजा महाराजा, उनका सब वीर गाथा, ये सब इसी में निकल जाता था इनका। भक्ति भाव था, जीवन परिचय, रचनाएं, तो जीवन परिचय, अब देखो भक्ति भाव था। फिर जो है इनको जीवन परिचय की बात करते हैं। इनका जो महाकवि सूरदास का जन्म जो है और वह कहाँ पैदा हुए थे, आज निश्चय पूर्वक ये कहना मुश्किल है। यानी कि मैं वही बता रही हूँ कि पूरी तरह से पता नहीं है उनको, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, उनका अनुमान है, यानी कि प्रिडिक्शन कह सकते हो आपकी, उन्होंने की है कि सूरदास का जन्म जब 1483 और मृत्यु सन 1563 के आसपास हुई है। तो मतलब तो सन 1523 के आसपास में वल्लभाचार्य के शिष्य बने, यानी कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। समझ में आई बात, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और मैं बता रही हूँ आपको, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रचनाएं जो हैं इनकी मेन सूरदास की लिखी हुई कृतियाँ उल्लेख जो है, किंतु उनकी प्रामाणिक कृतियाँ तो 2 ही कहीं जाती है, जैसे सूरसागर और सूरश्रावली, बहुत ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंट और साहित्य लहरी भी है, लेकिन ये ना पूरी नहीं मतलब हुई थी, ठीक है ना। सूरसागर और सूरश्रावली तो थी, और एक अन्य पुस्तक साहित्य लहरी है का भी उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी प्रामाणिकता नहीं है, मतलब प्रमाण
जाने के उसका सबूत नहीं मिले हैं। तो सूरसागर और सूरसावली बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये चीज़ें पॉइंट्स मतलब यही याद करने हैं खुद, मतलब आप कुछ भी लिख लोगे लेकिन ये थोड़े थोड़े पॉइंट तो याद करने बनते हैं ना। तो ये अब मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो रचनाएं इनकी ये आ गई। पृष्ठभूमि सूरदास भक्ति आंदोलन के दौर के कवि थे, यानी कि भक्ति आंदोलन के दौर के कवि थे, और उस काल में वीर गाथमक और श्रृंगार पार्क रचनाओं का महत्व नहीं दिया जाता था। मतलब ईश्वरीय भक्ति से प्रेरित होकर जो रचनाएं की जाती थी उन्हें ही श्रेयस्कर माना जाता है। यानी कि कह रहे हैं कि जो वीर गाथा और श्रृंगार जो होता था उसको महत्व नहीं दिया जाता था। जो भगवान के प्रति में जो गॉड के रिलेटेड बताता था, धर्म के रिलेटेड बताता था, उसी को जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती थी। तो जो सूरदास आरंभ में जो है दैन्य व्यक्ति थे, ईश्वर के प्रति अपनी दीनता व्यक्त करते हैं। तो किंतु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने प्रेरित होकर, मतलब उनसे, वो उनके जो है गुरु थे, ठीक है ना। कृष्ण लीला के गायन किए हैं उन्होंने, ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये सब चीज़ें हैं। काव्य वाचन जो है इनका, यहाँ हमने बाल, वर्ण, विनय और वियोग, ब्रह्म गीत से संबंधित 3 पद हैं। आगे आप इन पदों का वाचन करेंगे। ये पद व्रज भाषा में, भाषा कही जाए तो ब्रज भाषा। अब बाल लीला, मैंने आपको पहले ही बताया कि बाल लीला की बात करते हैं श्री कृष्ण के। विनय पद, सूरदास आरंभ में दैन्य व्यक्ति थे। ब्रह्म गीत, ये सब इम्पॉर्टेंट है इनका। बस भाव पक्ष जो है ये सूरदास के जो है ना 3 भागों को, मतलब 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। दैन्य भाव, लीला गायन, श्रृंगार चित्रण। दैन्य भाव, लीला गायन, श्रृंगार चित्रण, ठीक है, ये आपको बता देना है। इनके बारे में अगर पूछा जाए, दैन्य भाव है, लीला गायन ये हैं, लीला करते थे, और श्रृंगार के बारे में भी बताते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो संरचना शिल्प की बात करें तो आपने सूरदास के भाव, वैभव और उनकी सहज भक्ति भावना पर विचार कर लिया होगा। तो ये इस सब चीज़ें जो हैं अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो इनकी भाषा है वो जो है काव्य, मतलब ब्रज भाषा ही है। और ब्रज भाषा में लिखते थे तत्भव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का समुचित मिश्रण है। और मतलब शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, ये सब इन्होंने किए हैं यूज़। और शैली की बात करें तो काव्य रूप की दृष्टि से समस्त सूर काव्य गीति शैली, यानी कि गीति मतलब गाने वाली, जो भी एक लिखते थे ना तो उसको गीत के तरह लिखते थे, मतलब गा भी सकते थे उसको, यही होता है, ठीक है। तो अब यही इनकी इम्पोर्टेंट है संदर्भ से। तो ये व्याख्या तो आपको नहीं करनी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे पूछा जाता है। चलिए, पृष्ठभूमि जो है अगर पूछ ली तो तुलसीदास जो है सगुन मार्गी थे। अब तुलसीदास की बात कर रहे हैं, इनको तो हमने छोड़ दिया। तो तुलसीदास जो हैं, अब देखो तुलसीदास जो हैं, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काव्य की सगुन काव्यधारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि, यानी कि सगुन काव्यधारा से बिलोंग करते थे। और सूरदास भी सगुन के ही हैं। तो जो सगुन, यानी कि यहाँ पे ये जो है सगुन भगवान को मानते हैं, यानी कि यहाँ पे मूर्ति की पूजा की जाती थी। लेकिन निर्गुण, आपको पता है 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण और सगुन। निर्गुण में हमारे कबीरदास आते हैं, और भी मतलब विहारी हैं, या फिर और भी जो हैं बहुत सारे, अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो बहुत सारे जो हैं वो क्या कहते हैं कि मतलब निराकार है, भगवान निराकार है, उसको आपको अंदर ही ढूंढने की बोलते हैं, आपके अंतरात्मा में ही मिलेगा। और लेकिन ये जो है कृष्ण की, राम की बातें करते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, अवतरित होता है, उनका रूप भी है। तो यही फ़र्क है इनके बीच में, है दोनों का धार्मिक चीज़, लेकिन दोनों का फ़र्क ये है, एक निराकार को मानता है और एक प्रभु को मानता है कि भाई हम उनका अवतरित है। यही फ़र्क है इन दोनों में। और तुलसीदास जो है, इनका अगर देखा जाए तो ये तुलसीदास के जीवन व्रत को लेकर भी विवाद है। तो जन्म इनका 1532 में हुआ है और जन्म स्थान राजापुर। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस, इन्होंने रामचरित बहुत ज़्यादा इनकी आपको पता है 1575 के आसपास की है। तो उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी बताया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और पत्नी का नाम रत्नावली है, यानी कि रत्नावली।
और 1623 में 1623 में उनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो चुकी है। तो यही चीज़ें 1532 इनका जन्म बताया है और 1623 में मृत्यु हो चुकी है। और रामचरितमानस 1575 में लिखी है, मतलब आसपास लिखी है, यानी कि कंफ्यूज है। रचनाएं इनकी जो है रामचरितमानस तो आपको पता ही है, बहुत ही ज़्यादा राम के बारे में यहाँ पे बताया इन्होंने। यहाँ अगर रामचरितमानस बताया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मतलब देखिए, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कई काव्य ग्रंथ लिखे हैं। रामचरित्र के मानस के अलावा भी इन्होंने लिखा है। दोनों प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी और ब्रज, इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। अगर पूछा जाए कि तुलसी की भाषा क्या है तो ब्रज और अवधी का इस्तेमाल करते थे ये। और सभी शैलियों में काव्य लिखा है। उनके द्वारा रचे गए ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहुछु, 12वें रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बहुक एवं रामाज्ञा प्रश्न, ये सब चीज़ें याद करनी इनकी रचनाएं। तो आप ये चीज़ खाली थोड़ा बहुत देख लें। और फिर जो है तुलसीदास जो सगुन मार्गी कवि हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अवतार को मानते हैं। सगुन में क्या होता है, अवतारवादी को, यानी कि ये अवतार जो हुआ है नारायण के अवतार है श्री कृष्ण और राम, तो ये राम की पूजा करते हैं, मतलब राम के बारे में ज़्यादा इन्होंने बता रखा है। तो यही चीज़ें हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ख्याति का आधार रामचरितमानस का महाकाव्य राम की कथा प्रस्तुत की है। राम जन्म से लेकर राम राज्य तिलक तक की कथा 7 खंडों में विभाजित किया गया है। तो रामचरितमानस की रचना दोहा, चौपाई, छंद में हुई है। मतलब चौपाई जैसे गाते हैं, ये भी एक गाने वाली चीज़ है। तो दोहा, छंद यहाँ पे इस तरह से मुश्किल भी है थोड़ी बहुत, लेकिन और भाषा इनकी बताएं तो ब्रज और अवधी है। ये सब देख लेना है आपने। तुलसीदास ने इनके आरंभ में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है। इसके बाद उन्होंने काव्य संबंधी अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है, जिसका एक अंश नीचे दिया है। तो मानी मानिक मुकुता छवि जैसी, अही गिरी गज सिर सोह नातेसी। तो नर्प किरट तरुणी तनु पाई, लही संकल शोभा अधिकाई, ये चौपाई की तरह है। विनय पत्रिका है और फिर गीतावली है। ये सबका भाव पक्ष ये सब इन्होंने बता रखा है। बस ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, छोटा छोटा परिचय मैंने आपको दे दिया, इतना ही यहाँ पे आता है। और अब नीचे जो है हमारे दूसरे वाले भी होंगे। मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो आधुनिक हिंदी काव्य की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई है। आधुनिक काल से मतलब ये द्विवेदी युग के माने जाते हैं। और हिंदी में कविता ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि बोलियों में होती थी, किंतु गद्य की तरह पद की भाषा भी आधुनिक युग में खड़ी बोली हो गई थी। ठीक है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद 1885 के समय तक काव्य की भाषा मतलब प्राय ब्रज ही बनी रही, किंतु उसके बाद धीरे धीरे ब्रज का स्थान खड़ी बोली में हो गया। खड़ी बोली जो हिंदी का निर्माण, मतलब हिंदी बोली जाती थी, उसको हिंदी भी कहते हैं। तो 20वीं सदी की शुरुआत के आसपास हिंदी काव्य की जिस प्रवृत्ति का उदय हुआ, मध्ययुगीन हिंदी कविता से भाषा और शिल्प का दृष्टिकोण से ही नहीं, भाव और विचार की दृष्टि से भी काफ़ी भिन्न थी। तो ये सब चीज़ें हैं। जीवन परिचय एवं रचनाएं इनकी बात बता दें। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 में हुआ है। तो चिरगांव में झांसी में हुआ था। आरंभ में जो है राष्ट्रीयता भावना प्रबल थे। और 1912 भारत भारती लिखी है नामक काव्य इनकी जो है बहुत सारी, यशोधरा मैंने बताया था आपको। साकेत इन्होंने लिखी है। साकेत में जो है राम भगवान के बारे में इन्होंने बताया है, और सीता, लक्ष्मण, उर्मिला यानी कि जो उनकी वाइफ है, उनका मिलन, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है। चित्रकूट के बारे में बताया है साकेत के अंदर ही। और जो हमारी यशोधरा है वहाँ पे सिद्धार्थ गुप्त जो है उनके हस्बैंड हैं, और पुत्र की राहुल की बात की है कि सिद्धार्थ जो है वन में चले जाते हैं तप करने के लिए, और ये सब चीज़ें उसमें बता रखी है। जयद्रथ है, पंचवटी है, जय भारती है, तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और 1964 में जो है इनका देवासन हो गया, यानी कि मृत्यु हो चुकी है। और ये साकेत प्रसिद्ध रचना है, मैंने आपको बता दिया। राम कथा बताई है।
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता ही रही हूँ साथ साथ में। और गुप्त जी बस इतना ही है। और फिर खड़ी बोली का जो है इन्होंने इस्तेमाल किए है, खड़ी बोली का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इनकी बातों में, ठीक है ना। खड़ी बोली का इस्तेमाल यानी कि हिंदी का, और तत्सम शब्द का प्रयोग पर्याप्त है। तत्सम और तद्भव के शब्द भी किए हैं इन्होंने। प्रतिपाद, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि थे, ठीक है ना। देश प्रेम, समाज सुधार वाली बातें करते थे। नारी को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। और मैथिली शरण गुप्त के साकेत का वाचन मैंने आपको छोटा सा बता दिया कि साकेत में राम भगवान रामायण अगर आपने देखी है उनके बारे में बता रखा है बस, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करते हैं, ये शायवादी कवि हैं और आधुनिक हिंदी धारा का उत्कर्ष। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नज़र आता है। हिंदी में शायवादी काव्य का दौर 1917-18 से 1935-36 तक माना जाता है। तो शायवादी काव्य की राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन से प्रेरित था, ठीक है ना। इस प्रवृत्ति के मूल में स्वतंत्रता की भावना थी, यानी कि आज़ादी की अंतर्निहित थी। न केवल राष्ट्र की स्वतंत्रता बल्कि रूढ़ियों और गलत मान्यताओं को, यानी कि जो राष्ट्र की स्वतंत्रता आज़ादी तो चाहिए थी, जो रूढ़ियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जो छूत छात था, जो जाति पाति का ढोंग किया जाता था, ये सब चीज़ें जो हैं उधर से वहाँ से बुराइयाँ जो थी, कुरीतियाँ थी, प्रथाएं बहुत सारी थी, दहेज प्रथा या नारी के सम्मान नहीं किया जाता था, वो सारी चीज़ें जो मतलब भेदभाव किया जाता था, वो उनसे भी जो है छुटकारा मतलब वहाँ पे शायवाद में की है बात है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर जो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा शायवादी कवि रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना दिया है वहाँ पे योगदान। और निराला का जन्म बंगाल के महिषा दल राज्य में बसंत पंचमी के दिन 1896 में हुआ है, ठीक है ना, 1896 में। और जो माता पिता उत्तर प्रदेश के वेसवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले थे। तो निराला की जो काव्य रचना 1915-16 के आसपास आरंभ हुई थी। रचना जो है जूही की कली थी। निराला की कविताओं में आरंभ से ही प्रगतिशीलता का स्वर रहा। उन्होंने भाव और भाषा दोनों की दृष्टियों से हिंदी कविता को समृद्ध किया है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति नामक लंबी कविताएं, तुलसीदास नामक खंड, काव्य बादल राग, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जो है जो कि भिखारी के बारे में बता रखा है। भिखारी की जो है बहुत ज़्यादा दैन्य दशा जो होती है कि मान लो जो भिखारी है वो इतना गरीब है कि उसका पेट और पीठ सब सिकुड़ गया है, मतलब खाने के लिए। उसके साथ बच्चे भी दर्शाए गए हैं कि बच्चे एक हाथ से अपना पेट मल रहे होते हैं और एक हाथ से खाना मांग रहे हैं, इतना जो है। और कुत्ते भी उन पे जो है मतलब कुत्ते भी जो है उस पर भौंकते हैं। तो आपको ये बात पूरा भिक्षु की पूरी दुर्दशा बता रखी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है ये, एक बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो अब देखो जो है उन्होंने काव्य के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, निबंध लिखे हैं। प्रसिद्ध काव्य संग्रह है परिमल, अनामिका, गीतिका, नए पत्ते, बेला। परिमल और अनामिका, गीतिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेला, निराला जी को जीवन प्रयत्न आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और 1981 में नहीं 1961 में इनका जो है 81 नहीं बोलते हैं इसको, काट मेरे हिसाब से ऐसा बोलते हैं, तो आप देख लीजिए करके 1961 में उनका देहांत हो गया था। तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये सब चीज़ें बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप प्लीज़ हैंडल कर लीजिएगा। तो मेरा मकसद ये है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो अब देखो, काव्य वाचन है, शायवाद की प्राय विशेषताएं हैं। तो वो शायवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं ये, ठीक है ना, उन्होंने ये बता रखा है। और भाव पक्ष इनका जो है अत्यंत संघर्षमय रहा है, ठीक है ना। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष अपनी लाइफ में किया है। और ये सब चीज़ें जो है इनकी इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं महादेवी वर्मा, मैंने आपको बताया महादेवी वर्मा का जो है शायवादी कवित्री हैं ये, और अपने टाइम की मीराबाई इनको कहा जाता है। आधुनिक मीरा, देखा मैंने बताया आपको कि इनको मीराबाई कहा जाता है, अब आधुनिक की मीरा। तो
ये मतलब इन्होंने अनुमान लगाया जा सकता है कि काव्य क्षेत्र में उनका स्थान कितना ऊंचा है। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म जो 1907 ईस्वी में फारुखाबाद में हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। इन्होंने संस्कृत में एमए की थी और फिर जीवन पर्यंत प्राचार्य के रूप में शिक्षक के अवदान का कार्य किया। तो 11 सितंबर 1987 को उनका देहांत हो गया था। 1983 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा ने कविताओं के अतिरिक्त रेखा चित्र और संस्मरण भी लिखे थे। कविताओं की तरह उनके रेखा चित्र संस्मरण अत्यंत उच्च कोटि के थे। महादेवी जी के प्रमुख काव्य पुस्तकें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, यामा, ये सारी जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मानी गई है। आई होप आपने इनमें से कुछ ना कोई तो पढ़ी ही होगी, क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो इनके बारे में पढ़ा ही होगा। उच्च कोटि की कवित्री हैं ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में बताना है। इनका परिचय पूछा जा सकता है, इनका भाव पक्ष पूछा जा सकता है, ये किस काल की जो है ये शायाबाद की कवित्री हैं, और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका जन्म थोड़ा बहुत देख लें, बहुत ज़्यादा मतलब अब देखो इनके बारे में क्या क्या दिया है इन्होंने, कुछ थोड़ी सी कविता रचना इनके बारे में पढ़ लेनी है, बस आपका प्रश्न संपूर्ण हो जाएगा। कुछ अब सारी चीज़ें लर्न नहीं करता है इंसान, सिर्फ समझेंगे तो हो जाएगी। ये जो है हमारा ब्लॉक 1 यानी कि खंड 1 कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है इसका जो है एक ही वीडियो बनाऊंगी। अब नेक्स्ट मैं दूसरे वाले में बनाती हूँ, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत लेंथी हो जाएगी। एक ही चीज़ मैंने एक ही ब्लॉक पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं दूसरे ब्लॉक में।